तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 6 है। ठीक है, अभी तक के हमने आपको दोस्त 5 सेट हमने प्रोवाइड करा दिया है, ये छठा सेट चल रहा है। ठीक है, और सभी का पीडीएफ हमने क्या किया है कि टेलीग्राम पे भेज दिया है। तो जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए एक्सपेक्टेड सेट का, दोस्त जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देखिए बहुतों लड़कों का एग्जाम हुआ है जिससे मुझे बात भी हुई है, तो दोस्त उसी के आधार पे क्या है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं जो आपके आगे आने वाली जो एग्जाम है उसमें आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन दोस्त इसमें डाले गए हैं शुरू से अंत तक के देखिएगा। ठीक है, और हमने जो दोस्त क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है आपको टेलीग्राम पे भेज दिया है, पीडीएफ भेज दिया होगा या वीडियो देख लीजिएगा, तो उससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्जाम में मैच कर गए हैं। ठीक है, अब मिले भी है उसके इर्द गिर्द ही आया है मुझे, जैसा कि बात भी हुआ था। तो उसी के आधार पे उसी के बेस पे दोस्त इसमें भी क्या है कि साइंस से क्वेश्चन डाले गए हैं, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है अगले दिन आपका भी एग्जाम हो, इसी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको रिलेटेड आ सकता है या मैच भी कर सकता है या इसी के इर्द गिर्द आ गया। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में इससे ज्यादा डिटेल्स करके हम पीडीएफ को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, हम ऑप्शन को ही डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा करके हम देते हैं जो उससे भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन लड़े हैं, जैसे कि बच्चों से मुझे बात हुई है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं दोस्त कि जो इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, पीडीएफ लेना है टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि गति का पहला समीकरण जो है इसमें से किससे संबंधित है ये जानना है। जी हाँ, गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, तीनों समीकरण पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए गति का पहला समीकरण जो है ना दोस्त, वो वेग और समय से संबंधित है। किससे? वेग और समय से। आपको बताते हैं कि ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि वेग और समय से संबंधित है आपका गति का पहला समीकरण। ठीक है, अब समीकरण है क्या ये थोड़ा सा जान लीजिए। तो पहला समीकरण जो है, जो आपको वेग और गति से आपका जो है संबंधित है, वो है v बराबर u प्लस एटी। क्या है? v बराबर u प्लस एटी, वेग और समय से संबंधित है। दूसरा समीकरण जान लीजिए क्योंकि दूसरा समीकरण भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा समीकरण जो होता है वो स्थिति और समय से संबंधित होता है। विस्थापन कहिए चाहे स्थिति कहिए, वो और समय से संबंधित होता है। उसका फॉर्मूला जो होता है s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। ये आपका क्या है कि गति के दूसरे समीकरण है। गति का तीसरा समीकरण जान लीजिए क्योंकि गति का तीसरा समीकरण भी पूछा जाता है। तो गति का तीसरा समीकरण का जो सूत्र होता है वो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस जो है 2as होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये स्थिति और वेग से संबंधित होता है। स्थिति कहिए या विस्थापन कहिए, तो विस्थापन या वेग कह देगा या स्थिति वेग संबंधित कर देगा, आराम से मार दीजिएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि जी का मान जो है किसके साथ बढ़ता है, हमें ये जानना है। देखिए जी का मान जो है बढ़ता कैसे है ये जान लीजिए। जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाना शुरू करेंगे जी का मान वैसे ही क्या होगा, घटता चला जाएगा। जैसे ऊंचाई, जितना ऊंचाई पे जाएंगे वैसे गुरुत्वाकर्षण को जैसे क्षेत्र पार करेंगे वैसे जी का मान क्या होगा कि घटता हुआ चला जाएगा। और ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे जी का मान क्या होगा कि बढ़ेगा। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो मेरी ऊंचाई घटेगी, ऊंचाई घटने पे जी का मान क्या होता है कि बढ़ जाता है, ऊंचाई बढ़ने पे जी का मान घट जाता है। तो यहां पे जी का मान कहता है कि किसके साथ बढ़ जाता है, तो ऊंचाई घटने के साथ क्या होगा कि बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि ऊंचाई घटने के साथ, ऊंचाई में जब कमी होगी तो जी का मान क्या होगा कि घट जाएगा। ठीक है, पूछे जाते हैं कभी कभी ये कैपिटल स्मॉल जी का मान जो है पूछ देता है, या स्मॉल जी का खोज किसने किया था, तो अपने न्यूटन साहब ने किया था। इसका मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण भी इसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये कहता है कि मनुष्य के लिए ध्वनि का जो रेंज होता है, सुनने का रेंज, वो कितना होता है। अच्छा तरह से हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के लिए ध्वनि का रेंज जो होता है, साउंड रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। यही होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की। अब इस ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, चारों में से आप फट से मार दीजिए। ये चौथा नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के। इतने रेंज तक के क्या होता है कि ऑडियल रेंज होता है, जिसे मनुष्य क्या होता है कि सुन सकता है। इसके नीचे जो होता है दोस्त वो आप जो है नहीं सुन सकते, या इसके ऊपर जो होता है वो चमगादड़ यूज करते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अपने रास्ते में या किसी भी बाधा जो पड़ता है, तो इस क्या होता है कि प्राश्रव्य ध्वनि होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, उसका इस्तेमाल करके जो है अपने शिकार को या अपने साफ रास्ता को, क्लियर रास्ता को जो है, सुरक्षित रास्ता को ढूंढने में मदद करता है चमगादड़ जो है सो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि डैश जो है
तंत्र दे दिया। दैश जो है तंत्र तरल पदार्थों का कहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक के जो है संचारण करती है। देखिए तरल पदार्थ में जो क्या होता है कि तंत्र, कौन सा तंत्र है जो तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक के जो है संचरण करने में मदद करती है, तो वह संवहनीय संबंधी होता है, संवहनीय। ठीक है, इसको संवहनीय मानिएगा। ये फर्स्ट नंबर आंसर जो है सो संवहनीय। ठीक है, जैसे संवहनीय होता है ना कि संवहन के माध्यम से क्या होता है कि उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करता है, तो उसी तरह से जो है तरल का भी होता है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए संवहन और विकिरण भी पूछे जाते हैं, तो ये सूर्य का जो प्रकाश आता है वो किससे संबंधित होता है, अपने विकिरण से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नाभिकीय विखंडन में मंदक का काम करता है, हमें यह जानना है। देखिए मंदक का काम करता है, नियंत्रक का काम कौन करता है, ये दोनों क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो देखिए अपने नाभिकीय जो विखंडन होता है उसमें मंदक का काम कौन करता है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चले तो दोस्त ये जान लीजिए कि भारी जल। कौन, ये फोर्थ नंबर आपका क्या होगा कि भारी जल जो होता है ये मंदक का काम करता है, जिसका सूत्र होता है क्या, D2O होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ये मंदक का काम करता है। अब ये चीजें जान लीजिए कि क्या सिर्फ जल, भारी जल ही मंदक का काम करता है, नहीं दोस्त, इसके अलावा ग्रेफाइट भी है। ग्रेफाइट भी क्या करता है कि मंदक का काम करता है नाभिकीय विखंडन में। ठीक है, मतलब कि नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें विखंडन की अभिक्रिया जो होती है उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, कौन, भारी जल और जो है ये ग्रेफाइट जो होता है सो। उसके बाद अब कभी कभी ये चीजें पूछ देता है कि कौन है जो नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल करने का काम, मतलब नियंत्रण करने का काम करता है। तो कैडमियम का क्षण नाम सुनिएगा, कैडमियम की क्षण जो है क्या करता है कि नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल करने का काम करता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हाँ अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि लेजर के प्रयोग से किए जाने वाले जो है 3D इमेजिंग जो होता है प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, मतलब 3D इमेज जो बनता है सो लेजर के थ्रू जो है 3D इमेज बनाना, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है ये जानना है। तो दोस्त ये जो कहलाता है होलोग्राम कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि होलोग्राम कहलाता है। ठीक है, भूलिएगा नहीं दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए जितने भी क्वेश्चन इसमें डाले हैं ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से क्वेश्चन डाला हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स है, पहले फिजिक्स डाल दिया, फिर केमिस्ट्री डाले हैं, फिर बायोलॉजी डाले हैं, तो तीनों जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तीनों क्वेश्चन जो है इसमें एक्सपेक्टेड डाले गए हैं, जो आगामी आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपको काफी मदद करेगा। ठीक है, तो दोस्त पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। और जितना भी हम सेट प्रोवाइड कराए हैं दोस्त उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैच भी किए हैं, अगर ना हो तो पीडीएफ निकालिएगा, और जो लोग परीक्षा दे दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, उससे पूछ लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा, उसमें से आया है क्वेश्चन, इसलिए आपको बता देते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि कौन सा जो है उपकरण ध्वनि तरंग को क्या करता है कि विद्युत जो है संकेतों में बदलने का काम करता है, ये जानना है। मतलब ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसमें से कौन सा है, ये चारों में से ये बताना है। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं, काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्त ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है कि दोस्त ध्वनि जो वेव होती है उसको जो है दोस्त इलेक्ट्रिकल वेव में जो है कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था ये जानना है। तो सापेक्षता का सिद्धांत दे देगा या कभी कभी ये चीजें दे देगा कि ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध के बारे में किसने बताया था, या E बराबर mc² दे देगा। तो अब तो समझ गए होंगे E बराबर mc² किसने दिया था, इतना तो हाईलाइटेड है। लेकिन अब E बराबर mc² न देकर के आपको यह भी दे सकता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, क्योंकि सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc² को ही कहते हैं। E बराबर mc² जो है उसको ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच के संबंध को भी कहा जाता है कि किसने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच जो है संबंध स्थापित किया था। तो दोस्त अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने। किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ये थर्ड नंबर जो देख रहे हैं सो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने। ठीक है, कब किया था, तो 1905 ईस्वी में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc² दिया था। ठीक है, ये काफी प्रचलित हुआ था इनका, लेकिन इसमें इन्हें कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, वो फोटो इलेक्ट्रोफोटिव इफेक्ट जो होता है उसके लिए जो है आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं।
देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ठोस कोयले को कहता है तरल जो है हाइड्रोकार्बन ईंधन में जो है परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, हमें यह जानना है। ठीक है, ठोस जो है कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो होती है वो द्रवीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रवीकरण। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि द्रवीकरण कहलाती है। दोस्त इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि एकीकृत परिपथ दे दिया ना। हाँ, एकीकृत परिपथ में कहता है कि किस अर्धचालक का जो है चिप बनाने में जो है यूज करते हैं, हमें ये जानना है। अर्धचालक का इसमें आपको खोज लेना है जिसका जो है चिप बनता है या आपका जो है एकीकृत आईसी बनता है। एकीकृत करने का क्या मतलब कि इंटीग्रेटेड, परिपथ मतलब सर्किट होता है तो वो आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं। या चिप होता है तो चिप मेमोरी जो जानते हैं उसमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो किस अर्धचालक का, किस सेमीकंडक्टर का इसमें इस्तेमाल करते हैं, हमें यह जानना है। तो दोस्त हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सिलिकॉन का करते हैं। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछे जाता है कि मायोपिया का जो है अर्थ क्या होता है, मायोपिया का तात्पर्य क्या होता है। दोस्त बहुत लोग गलती मार के आ जाते हैं इसी में। ठीक है, बहुत तो लोग जानते हैं या कभी कभी ये चीज दे देगा कि अगर मान लीजिए कि आपको मायोपिया है तो किस लेंस से बने चश्मे का यूज कीजिएगा। तो मायोपिया पहले समझ तो लीजिएगा, तभी तो आप समझिएगा कि हम कौन सा लेंस यूज करेंगे। मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के अब निवारण के लिए हम किस तरह के लेंस का यूज करते हैं दोस्त? अवतल लेंस से बने चश्मे का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, तो आंख का जो नेत्र का फोकस लेंथ जो होता है वो कम हो जाता है, रेटिना से पहले जो है प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या होती है कि जो है दूर की निकट की वस्तु क्लियर दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष जो सा दोष रहेगा वही हमें दिखाई देगा, उसके अपोजिट नहीं दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की नहीं। इसके लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का व्यवहार करते हैं। जैसे कि हमारा फ्रेम में लगा हुआ है तो हमें क्या है कि निकट की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती है, मतलब निकट दृष्टि दोष है हमें। ठीक है, तो इसलिए हम अवतल लेंस से बने चश्मे का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कभी कभी आपको हाइपरमेट्रोपिया दे देता है, तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। उसमें दोस्त उत्तल लेंस से बने चश्मे का यूज करते हैं। उसमें होता क्या है कि फोकल लेंथ जो होती है आंख की वो बढ़ जाती है, रेटिना के पीछे जो है प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। जब उत्तल लेंस का यूज करते हैं बने चश्मे का, तब वह रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, तब हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि बॉयल्स के नियम के अनुसार पी समानुपाती होता है किसके? तो पी समानुपाती किसके होता है? बॉयल्स के लॉ अगर पढ़े होइएगा तो आराम से खट से मार दीजिएगा। देख लीजिए, आपको बताते हैं कि पी समानुपाती जो होता है 1/v के समानुपाती होती है। किसके? 1/v के। ध्यान रखना है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 1/v के। ठीक है, ये पी जो है, पी क्या है कि प्रेशर है, या भी क्या है कि वॉल्यूम है। मतलब दाब जो होता है वो आयतन के क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि किसी द्रव्य का अगर आप जो है प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका आयतन घट जाता है, अगर आयतन बढ़ता है तो प्रेशर को, उसका दबाव जो है वो घट जाता है। तो ये बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, अगला नंबर ये चीजें कहता है कि डैश क्या दे दिया है, अच्छा हाँ दे दिया है ये चीजें कि एक डैश प्रक्रिया वह है जिसमें क्या होता है कि कोई उष्मा प्रणाली में जो है प्रवेश या बाहर जो है नहीं जाती है। मतलब उष्मा भी अंदर नहीं जा सकती है या बाहर भी नहीं आ सकती है। तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत ये जो है होती है कि उष्मा न तो अंदर जाएगी न तो बाहर आएगी? दोस्त उसको रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, रुद्धोष्म प्रक्रिया। रुद्धोष्म प्रक्रिया में उष्मा न तो बाहर जाती है न ही तो अंदर आती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कहता है कि चम्मच दे दिया है कि चम्मच के अंदर जो धसा होता है, चम्मच वाला भाग, वो उसका कौन सा पृष्ठ होता है? ये देखिए, दो तरीका से इसमें चम्मच से रिलेटेड पूछे जाते हैं। एक तो आपको दे देगा कि धसा हुआ भाग जो क्या होता है, एक तो उभरा हुआ भाग क्या होता है ये। ठीक है, चम्मच का तो देखिए, चम्मच का जो धसा हुआ भाग होता है दोस्त वो जो है एक तरह के अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। किस तरह के? अवतल। ये उभरा हुआ भाग जो होता है पीछे का, वो क्या होता है कि उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। तो हमें अंदर की वाली बात कर रहा है, तो अंदर वाला भाग जो होगा वो दर्पण, चम्मच का अंदर वाला भाग वो अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं।
देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल की कहता है कि किस प्रकार से संबंधित है, इसमें से हमें यह जानना है। मतलब एक तरह से कहिए तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला पूछ दिया है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? अपवर्तनांक का फॉर्मूला ये चीजें होता है कि हवा में प्रकाश की चाल या निर्वात में कहिए प्रकाश की चाल, अब बटे जो होता है वो क्या होता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में कहा जाएगा, ठीक है। तो हवा में प्रकाश की चाल बट्टे जो है क्या होता है कि माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं, अब बट्टे जो है माध्यम में प्रकाश की चाल होती है उसको भी से सूचित करते हैं। मतलब अपवर्तनांक जो है बराबर जो होगा वो सी बाई भी होगा। क्या होगा? सी बाई भी। ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि सी बाई भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये कहता है कि पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड है, उसका भार बताना है कि आपको क्या है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड है, उसका भार क्या होगा ये बताना। देखिए किसी भी पिंड का भार जो है वो ग्रेविटेशनल पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि उसका ग्रेविटी कितना है। जितना ज्यादा ग्रेविटी होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, उतना ज्यादा क्या होगा कि उस वस्तु का जो है भार होगा। जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर क्या है कि भार ज्यादा है, वही चंद्रमा पर आप चले जाइए तो आपका वेट क्या होगा कि कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है लेकिन धरती पर क्या है कि ज्यादा है, ठीक है। तो वो गुरुत्वाकर्षण पे डिपेंड करता है। तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर कह रहा है कि कोई पिंड है और उसका भार बताता है। पृथ्वी के केंद्र पर यह जान लीजिए कि जी का मान यानी ग्रेविटी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो स्वाभाविक बात है कि पृथ्वी के केंद्र पर भी किसी भी वस्तु का भार जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि जीरो होगा, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र के पास में सबसे केंद्र के पास में सबसे निकट में क्या होता है कि सबसे कम गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग जो है भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जी का मान बढ़ता है। फिर भूमध्य रेखा पर जो है क्या होता है, भूमध्य रेखा पर चले जाते हैं तो एक मिड पॉइंट पे चले जाते हैं और उससे अधिक जो होता है ध्रुव पर होता है। फिर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है कि ग्रेविटी का मान बढ़ते चला जाता है। तो सबसे अधिक जो होता है वो ध्रुव पर जो है ग्रेविटी का मान होता है, सबसे कम जो है आपका क्या होता है कि सबसे कम यानी कि जीरो जो होता है वो केंद्र में होता है और एक तरह से बीच का वाला भाग कहिए तो वो जो है क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल का कहता है कि आपका माप इकाई क्या होता है ये जाना है। प्रतिबल का देखिए प्रतिबल का अगर आपको फॉर्मूला होगा तो याद होगा तो आराम से मार सकते हैं। प्रतिबल जो होता है वो क्या होता है दोस्त? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम जो है प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना भी क्षेत्रफल पर दोस्त बल अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसी को हम लोग जो है प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका जो होता है। प्रतिबल का ये फॉर्मूला होता है, प्रतिबल को रो से सूचित करते हैं। रो बराबर जो होता है एफ बाई एन होता है, ठीक है। तो एफ का आपको पता है कि न्यूटन होता है, ए का जो है क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में जो हम लोग करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह से क्या होता है कि इसका डायमेंशन या यूनिट निकलता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि एक डायोप्टर जो है वो किसके बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग इसमें फंस जाते हैं कि वन डायोप्टर बराबर क्या होता है। अगर ये सीधा पूछ देता कि डायोप्टर किसका मात्रक है तो आंख बंद करके आराम से मार देते कि चलिए ठीक है डायोप्टर जो है क्या होता है कि लेंस की पावर जो होती है उसको उसका मात्रक होता है लेंस का पावर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब वन डायोप्टर कहता है कि किसके बराबर होता है। तो आप लोग अगर जानते होइएगा तो आराम से मार सकते हैं कि वन डायोप्टर किसके इसमें से कौन सा इसका जो है मात्रक होगा, इकाई होगा, ये जानना है, ठीक है। देखिए वन डायोप्टर पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है, 1/f होता है। तो f को क्या करते हैं? फोकल लेंथ होता है, उसको मीटर में मेजर करते हैं और मीटर को जब ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स में चला जाएगा, तो 1 मीटर इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि 1 मीटर इनवर्स। 1/f होता है, p बराबर 1/f होता है, f को मीटर में मेजर करते हैं, मीटर ऊपर जाता है तो यही इनवर्स में आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेंस का जो है पावर जो होता है उसी का जो है डायोप्टर में मेजर करते हैं लेंस की क्षमता को। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहता है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहता है कि किस पर निर्भर करती है ये बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो चुटकी बजा के बता सकते हैं कि इसमें से किस पे निर्भर करता है, ठीक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है।
हाफ mv स्क्वायर, मतलब कि वेलोसिटी और मास। तो ये वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करेगा। किस पे? वेलोसिटी कहने का मतलब क्या? वेग, मास मतलब द्रव्यमान। तो वेग और द्रव्यमान पे क्या करेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, वो गतिज ऊर्जा जो होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, खटाक से मार दीजिए कि कौन सा होगा। ठीक है, द्रव्यमान और वेग, इस चारों में से अगर देखा जाता है, ये चौथा नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि द्रव्यमान और जो है वेग, ये दोनों पे क्या करेगा कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, इसमें से किसका जो है सामान्य उदाहरण है, हमें ये जानना है। कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोहे में जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि क्या है कि रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कभी कभी ये चीजें पूछ देता है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो वो क्या होता है कि ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, क्योंकि लोहा क्या करता है ना कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है वो जंग लगता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लीजिए कि अगर जंग लग जाता है तो जंग लगने पे लोहे का वेट क्या होता है? लोहे का वेट बढ़ जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि घट जाता है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे लोहे से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, इसमें दे दिया आपको कि एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या हमको बताना है कि इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, फटाफट बता दीजिए कि एवोगाड्रो संख्या कौन है कौन नहीं है, क्योंकि पूछे जाते हैं एवोगाड्रो संख्या। देखिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं कि एवोगाड्रो संख्या क्या क्या है। ये फर्स्ट नंबर आप जो देख रहे हैं 6.02214 इंटू 10 टू द पावर जो है 23, ये क्या होता है कि एवोगाड्रो संख्या होता है, और ये पूछे जाते हैं एवोगाड्रो संख्या। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहा जाता है कि जल के शोधन में कौन सी प्रक्रिया जो है प्रयोग किया जाता है, ये हमें जानना है। तो जल के शोधन में दोस्त जो होता है वो प्रासरण की क्रिया का जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब ये जान लीजिए कि कौन सी प्रासरण का किया जाता है, सिंपल से प्रासरण का या विपरीत प्रासरण का या किसका? तो दोस्त रिवर्स ओस्मोसिस का, यानी कि विपरीत प्रासरण का जो है जल के शोधन में जो है यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि विपरीत जो है आपका प्रासरण होता है, और रिवर्स ओस्मोसिस जिसको कहते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जब आप एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं, क्या करते हैं कि जब आप किसी एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो आपको बताना है कि इसमें से क्या बदल जाएगा। फटाफट क्या बदल जाएगा? देखिए आपको हम बताते हैं कि जब भी किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बदल जाती है तो उसके द्रव्यमान की संख्या भी, उसमें द्रव्यमान की संख्या नहीं बदलती है। मतलब कि अगर न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाती है तो उसमें होता क्या है कि वो समस्थानिक उसका चेंज हो जाता है। समस्थानिक समझते हुए किसे कहते हैं कि जिसमें परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो वो चीजें हो जाता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या बदल देने से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसका समस्थानिक आइसोटोप जो होता है वो बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि जिस ताप पर किसी गैस का आयतन क्या होता है कि शून्य हो जाता है, उसको क्या कहते हैं। देखिए जिस ताप पर क्या होता है, किसी भी गैस का आयतन जो होता है दोस्त शून्य हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि परम शून्य तापमान कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। उस पे क्या होता है कि कोई भी जो है बैक्टीरिया जो होता है वो पनपता नहीं है, या किसी भी तरह की अभिक्रिया उस पे नहीं होती है परम शून्य तापमान पे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। उसके नीचे जो होता है वो टेम्परेचर वो जा ही नहीं सकता है -273 डिग्री सेल्सियस के नीचे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए हाँ अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि मेटास्टेटिक दे दिया है कि अस्थि कैंसर होता है। मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर जो होता है उसके उपचार के लिए इसमें से किस रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं, हमें ये जानना है। तो बहुत अच्छा है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन देता है कि सीधा दे देगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी दे देगा। तो सीधा सी बात अगर उसमें होता है कि कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें आपको कोबाल्ट 60 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 नहीं दिया है तो आखिर किसमें मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर का इस्तेमाल उपचार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर जो होता है उसके उपचार के लिए दोस्त स्ट्रोटियम जो है 89 का यूज करते हैं। किसका? स्ट्रोटियम 89। ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे सीधी सी बात अगर कह देता है कि कैंसर के उपचार के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं तो कोबाल्ट 60 हम लोग आसानी से मार देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए
जितने भी हैं इस सब का डिटेल्स जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। अगर डिटेल्स ही बताएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ रखे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा बहुत हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन डिस्क्राइब कर रहे बैठेंगे तो 10 ही क्वेश्चन 20 ही क्वेश्चन करा पाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, इसलिए हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करा रहे। पीडीएफ में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ पूरा डिस्क्राइब किया हुआ पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो टेलीग्राम से क्या कीजिएगा कि ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, तो उसमें आपको क्या होगा कि पूरा तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है पीडीएफ, आराम से ले लीजिएगा वहां से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि लवण जल के वैद्युत अपघटन द्वारा कहता है कि कौन सा जो है उत्पाद बनता है, हमें यह जानना है दोस्त। इसमें से बता दीजिए फटाफट कि कौन सा बनता है, जल और लवण के वैद्युत अपघटन के द्वारा जो है कौन सा उत्पाद बनेगा, यह जानना है। देखिए लवण में क्या होता है, NaCl होता है, क्या होता है NaCl, मतलब कि सोडियम क्लोराइड होता है। जल से जब अभिक्रिया करेगा तो सोडियम जो है क्या करता है ना कि जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और क्लोरीन गैस जो है अलग चला जाता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या करता है कि निर्माण कर देता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही जो है अपघटन होने के बाद जो है निर्माण होता है। क्लोरीन गैस तो अलग ही जो है प्राप्त हो जाता है, या क्लोरीन कहिए उसका, क्लोरीन का अपक्षेप प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये कहता है कि ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है, ये जानना है, ठीक है। अगर आप लोग ठोस आयोडीन देखे होइएगा तो शायद पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि ये चीज तो जानते होइएगा ना, सेंधा नमक का नाम सुने होइएगा, रॉक साल्ट जो होता है, तो रॉक साल्ट का कलर कैसा होता है, बैगनी जो भूरा और हल्का काले रंग पे होता है, मतलब ब्राउन कलर कहिए कि काले रंग का होता है, यही ना होता है। तो ठोस आयोडीन का कलर वही होता है कि ब्राउन और जो है काले रंग का होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। इस ऑप्शन में से देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, ये थर्ड नंबर आपको दे दिया है कि बैगनी भूरे और थोड़ा जो है काले रंग का होता है, तो हम आपको बता ही दिए हैं ये कलर का होता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि किरोसिन तेल में निम्नलिखित में से किस धातु को जो है दोस्त संग्रहित करके रखते हैं, हमें यह जानना है। किसमें, किरोसिन तेल में, ना कि द्रव में, ध्यान लीजिए। तो दोस्त एल्युमिनियम और जो है कैल्शियम पहला दे दिया, तो क्या एल्युमिनियम कैल्शियम को हम लोग जो है किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, उसके रखने की जरूरत नहीं है, ऐसी हवा में भी रखते हैं हम लोग, ठीक है, उसको नहीं करते हैं। दूसरा दे दिया है कि जो आपको गोल्ड दे दिया है और चांदी दे दिया है, क्या इसको हम डुबा के रखते हैं, बिल्कुल नहीं, बाहर में ऐसी जो है दुकानदार ज्वेलरी वाले जो है बेचते रहते हैं, उसे डुबा के रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि पोटेशियम और सोडियम, तो जी हाँ पोटेशियम और सोडियम को दोस्त हम क्या करते हैं कि किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। अगर उसको हम बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगा कि रूम टेम्परेचर जो होता है उसी पर अभिक्रिया करके जलना शुरू कर देता है, या पानी के जो है क्या होता है कि थोड़ा सा भी जो है बूंद अगर सोडियम पे पड़ जाए तो वो ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको क्या करते हैं कि दोनों को जो है मिट्टी तेल में डुबा करके रखते हैं, ठीक है, पोटेशियम और ये सोडियम को। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, क्या है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की जो है उप इकाई संरचना क्या होती है, यह जानना है। तो इसमें से देख लीजिए, फटाफट बता दीजिए कि क्या होती है। एक तो पहला देख लीजिए, पहला तो दे दिया 50S और जो है 40S, क्या ये संरचना होती है, बिल्कुल नहीं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की जो उप इकाई होती है दोस्त, उसकी जो संरचना होती है वो 50S और 30S होती है, क्या 50S और 30S होती है, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि 50S और 30S ये दोनों मिलकर के क्या करता है ना कि 70S राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक का प्रोकैरियोटिक का निर्माण करता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में क्या होता है कि एक संयोजी उत्तक आपको पहचानना है कि कौन है कौन नहीं है, इस सभी में से, ठीक है। संयोजी उत्तक का नाम बताना है कि कौन है कौन नहीं है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं संयोजी उत्तक का कि कौन है और कौन नहीं है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं दोस्त, ये थर्ड नंबर, क्या, हड्डी। हड्डी क्या है कि एक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक किसके कहते हैं दोस्त, ये जान लीजिए, जो प्रोटीन, दो प्रोटीन से बने होते हैं उसे संयोजी उत्तक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया, ये सब क्या है कि एक संयोजी उत्तक होता है। जो हड्डी जो होता है वो कोलेजन के अंतर्गत ही आता है, हड्डी कोलेजन के अंतर्गत आता है। सिर्फ हड्डी ही नहीं आती है, टेंडल, लिगामेंट, कॉर्निया, हड्डी, रक्त वाहिनी, ये सभी जो है क्या होता है कि कोलेजन के अंतर्गत आता है। कोलेजन और इलास्टिन आपको बता दिए हैं कि दो जो है संयोजी उत्तक है जो प्रोटीन से बने होते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि पौधे का कौन सा आभाग जो है वो पानी और खनिज
खनिज को जो है परिवहन करने में जो है सक्षम होती है। ये मतलब पानी और खनिज लवण को पहुंचाने ले जाने में जो है मदद करती है, मतलब भूमिका निभाती है, ये हमें जानना। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम। जौ से जाइलम, जौ से जल। तो जल को ऊपर पेड़ के पौधे के ऊपर तक के पहुंचाने का काम जौ से जाइलम, जौ से जल ही करता है। फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है कि पौधे के द्वारा जो बनाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं, खाना जो होते हैं, वो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो फ से फ्लोएम, फ से फूड। फूड मतलब भोजन, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन बदल के भी दे सकता है, हूबहू जरूरी नहीं है कि डिट्टो दे देगा आपको। तो ये भी दे सकता है कि भोज्य पदार्थ जो बनते हैं पौधे में, उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, तो फ्लोएम करता है। फ्लोएम जो होता है कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। आप जाइलम जो होता है यूनि डायरेक्शन होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, ऊपर की ओर। वो कभी नीचे की ओर पानी लेकर के नहीं आएगा। ऐसा नहीं पानी पहुंचा दिया, बच गया तो लेकर के आ जाओ, ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन फ्लोएम ऐसा करता है। फ्लोएम खाना लेकर के जाएगा, बच गया तो चलो दूसरों को देगा, तीसरे को देगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, दाएं बाएं सब जाएगा। फ्लोएम फ्लोएम का काम यह होता है हर जगह पहुंचाना, चाहे जड़ में खाना पहुंचाना हो, चाहे पत्ती में पहुंचाना हो, चाहे कहीं भी पहुंचाना हो। लेकिन जाइलम जो होता है वो जड़ से उठा करके पानी ऊपर तक ले जाएगा, ऊपर से कभी नीचे नहीं लेके आता है। तो जाइलम एक ही दिशा में काम करता है। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, हाँ देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में, जीवन की उत्पत्ति के बारे में कहता है कि अपैरेनिक सिद्धांत हमें बताना है कि क्या है क्या नहीं है, किससे संबंधित है। अपैरिन जो है सिद्धांत किससे संबंधित है, ये बताना है इसमें से। देखिए, अपैरिन सिद्धांत के अगर अकॉर्डिंग चले, अगर जीवन की उत्पत्ति के बारे में, जितने भी जीव जैसे कि हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, अपने स्पीसीज जितने भी हुए हैं उसकी उत्पत्ति, अगर इस अपैरिन सिद्धांत के तौर पर अगर चलते हैं तो इसमें दोस्त रासायनिक विकास के बारे में कहा गया है। क्या? रासायनिक विकास के बारे में। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, रासायनिक विकास के बारे में। इसमें कहा यह गया है कि जितने भी जीव जंतु का जो शरीर बना हुआ है वो कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है, और जितने भी कार्बनिक पदार्थ है वो एक अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें कहा गया है। कार्बनिक अकार्बनिक आपको पता है कि रसायन में ही पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में ही पढ़ा जाता है। तो वो रसायन के विकास के सिद्धांत पे ही जो है ये कहा गया है कि जितने भी जीव जंतु है उसका निर्माण जो है ये रासायनिक विकास के सिद्धांत पे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, अगला ये दे गया है कि उभयचर दे दिया है, और अधिकांश जो है सरीसृप जो जंतु होते हैं उसमें आपको बता देना है कि इसमें से कितने जो है उसके कक्षीय हृदय होते हैं, यह जानना। तो देखिए, जितने भी दोस्त जो है उभयचर होते हैं, उभयचर जैसे कि मेढक हो गया, ठीक है, घड़ियाल हो गया, ये सब क्या कि उभयचर है। तो जितने भी उभयचर है या सरीसृप है, जैसे गिरगिट हो गया सरीसृप है, उसमें जितने भी उसके अंदर जो हर्ट होता है, दिल जो होता है, वो 3 चेंबर वाला होता है। कितना? 3 चेंबर, तीन कक्षीय होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो आंसर होगा इसमें से, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि वो 3 कक्षीय हृदय वाला होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा भी जा सकता है आपसे कि छिपकली में कितने हृदय पाए जाते हैं, तो 3 चेंबर पाए जाते हैं। जितने भी सरीसृप और जो है आप देख लीजिएगा उभयचर वाले, उसको आराम से मार दीजिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अमाशय रस में पाए जाने वाले जो है आपको एंजाइम का नाम बताना है। तो अमाशय के रस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है दोस्त? पेप्सिन होता है। क्या होता है? पेप्सिन होता है, ध्यान रखना है। यह थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि पेप्सिन होता है, जो अमाशय रस में पाए जाने वाला एक तरह का एंजाइम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, बर्ड फ्लू के बारे में दे दिया है कि ब्लड फ्लू जो है, ब्लड फ्लू वो किसके कारण होता है, ये जानना है। तो इन सभी ऑप्शनों को देखिए, फटाफट बताइए कि किस वायरस के वजह से या किस मक्खी या किस मच्छर के वजह से जो है बर्ड फ्लू होता है, ये जानना है। तो बर्ड फ्लू आपको पता ही है कि पक्षियों में होने वाला एक तरह का बीमारी है, जो क्या होता है कि H5N1 वायरस से होता है। क्या? H5N1 वायरस के वजह से होता है। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि H5N1 वायरस की वजह से क्या होता है आपका कि बर्ड फ्लू होता है, जो पक्षियों में पाया जाने वाला बीमारी है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि पीलिया किससे संबंधित है, हमें यह जानना है। देखिए, पीलिया जो होता है तो आपको सबसे पहले जो है यकृत को इफेक्टेड करता है। किसे? यकृत को इफेक्टेड करता है। यकृत से क्या है कि संबंधित है, ध्यान रखना है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि यकृत से संबंधित है। पीलिया में होता क्या है तो दोस्त, पीलिया में ये चीज होता है कि आपकी आंखें जो होती है वो पीला पड़ने लगता है, आपके शरीर का जो है रंग जो होता है वो भी धीरे धीरे जो है पीला पड़ने लगता है, ठीक है। तो ये पीलिया की वजह से हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कभी कभी, यही पूछता है कि किससे संबंधित है, यकृत से संबंधित है। चलिए
अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, ये हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था ये जान लीजिए। पहला नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ये फर्स्ट नंबर क्या, फ्रेडरिक ये मिसिएचर साहब ने, फ्रेडरिक मिसिएचर साहब ने ही क्या किया था कि डीएनए को जो है सबसे पहले अलग करने का काम किया था। ठीक है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है ये चीजें, फ्रेडरिक ये मिसिएचर साहब ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्त, ये सभी जितने भी क्वेश्चन है ना काफी सिलेक्टेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन और आने की संभावना है इससे, इसलिए दोस्त पूरा देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। हो सकता है 1-2 घंटे पीडीएफ आने में जो है डिले हो जाए, तब तक जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये कह रहा है इसमें कि गोलकृमि, गोलकृमि जो होता है दोस्त इसमें कहता है कि कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है, हमें यह जानना है। तो इन सभी तंत्रों को देख लीजिए, पाचन तंत्र भी उसमें मौजूद होता ही है, कौन सा मौजूद नहीं होता, उसमें शोषण तंत्र मौजूद नहीं होता है। किसमें, गोलकृमि में शोषण तंत्र जो होता है वो मौजूद नहीं होता है, लेकिन पाचन तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये सभी जो है क्या होता है कि मौजूद होते हैं। सिर्फ ये मौजूद नहीं होता है, जो शोषण तंत्र होता है सांस लेने वाला, वो उसमें मौजूद नहीं होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये चीजें कर रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ जो है तंबाकू में मौजूद होता है, हमें यह जानना है। तो तंबाकू में क्या चीज मौजूद होता है दोस्त, निकोटीन, निकोटीन की मात्रा जो है क्या होता है कि मौजूद होता है। या दूसरे के तरीका से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकोटीन जो है वो किस में पाई जाती है, तो वो तंबाकू में पाई जाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, उलट फेर करके क्वेश्चन दे देगा आपको, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि निकोटीन पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कॉफी में कैफीन पाई जाती है, पूछा जाता है ये सवाल, तो ये सब थोड़ा जो है हाईलाइटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अच्छा चलिए दोस्तों, इतना क्वेश्चन जो है आपके लिए सिलेक्टेड लेकर के आए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसका पीडीएफ लेना है, बिल्कुल टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। जितने तक के हम सेट चलाएंगे सबका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड करते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्त जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने दिन आपको एग्जाम के बचे हुए हैं उतने दिन क्या होगा कि रेगुलर अभी 30 तक के जो है आप लोगों का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट आते रहेंगे और टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, तो फटाफट चेक क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे, वैसे तो वीडियो इसी टाइम आती है, आप हमेशा आती है, लेकिन आप क्या कीजिएगा कि बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जब भी डालेंगे आपके पास जो है नोटिफिकेशन चली जाएगी। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्त लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा ये चीजें कि अगला बैच जो है किससे जो है हम चालू करेंगे, एएलपीसीबी 2 करेंगे या आपका एनटीपीसी करेंगे या फिर कौन सा करेंगे, ये थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप ही के कमेंट के अकॉर्डिंग हम दोस्त अगला बैच जो है शुरू करेंगे 1 जनवरी के बाद। ठीक है, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त कर लीजिए, क्योंकि आगे भी वैकेंसी आ गई है। जैसा कि आपने देखा ही है कि ग्रुप डी में 32,000 वैकेंसी आई है, लेकिन दोस्त ये बहुत कम वैकेंसी है। उसमें वैकेंसी क्या होनी चाहिए कि थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए। ये बच्चों वाली बात हो गई है। ठीक है, कि जो खाना खाते हैं इतना उसको थोड़ा सा खाना दे दिए हो, मतलब चटनी वाला बात हो गया है कि चटा करके छोड़ दिए हो, उससे थोड़ी ना कुछ होगा दोस्त। 32,000 ठीक है, आप प्रत्येक साल वैकेंसी दीजिएगा वो अलग चीजें है, लेकिन वैकेंसी एक सही डाटा में दीजिए, लोगों को लगे कि हाँ वैकेंसी आई है। ये चलो ठीक है, आपने एलपी दे दिया या टेक्नीशियन दे दिया, उस पे लोगों ने मान लिया कि चलो ठीक है इतना दे दिया, लेकिन फिर भी ग्रुप डी और उसमें भी बहुत सारे जो है पोस्ट आपने कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया। खैर दोस्त, हम इतना ज्यादा क्या कहे, जिसका हम रोटी खाते हैं नमक खाते हैं उसी को बुराई नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए, ये हम जरूर कहेंगे। और हम भी अपने ऑफिस में ये चीजें जरूर चर्चा किए कि नहीं वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए थी। चलिए जहां तक होगा देखा जाएगा, और वैकेंसी आ ही रही है तो दोस्त फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलती रहेगी आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी होंगे, रेलवे से रिलेटेड एग्जाम से दोस्त, उस सभी का वीडियो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलती रहेगी, कंटिन्यू मिलती रहेगी। ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलिए हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले समय इसी टाइम पे। तब तक जय हिंद दोस्तों।